Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. I am Rida Bashir and today we will discuss Pediatric and Child Psychology, its history and perspective. यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखा जाए तो 8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही और इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रहे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की दो सब फील्ड्स हैं, दैट इज़ पेडियाट्रिक साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि इन तमाम नीड्स को एड्रेस करती हैं। अब क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडियाट्रिक साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है? तो जब बच्चों में या एडोलेसेंस में साइकोपैथोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाएं तो उसके बाद फिर क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उनको डील करते हैं और ये डीलिंग मोस्टली प्राइवेट प्रैक्टिसेस में होती है या फिर आउट पेशेंट क्लिनिक सेटिंग में होती है। और पेडियाट्रिक साइकोलॉजी को अगर देखा जाए, जिसको चाइल्ड हेल्थ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, तो ये मोस्टली मेडिकल सेटिंग्स में कंडक्ट की जाती है। और पेडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट साइकोपैथोलॉजी के सिम्टम्स डेवलप होने से पहले ही क्लाइंट को डील करना स्टार्ट कर देते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये 1896 में इमर्ज हुई थी, जब विटमर ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक स्टार्ट किया था और इस क्लिनिक में उन बच्चों को डील किया जाता था जिनको लर्निंग प्रॉब्लम्स होते थे। देन 1900s में चाइल्डहुड साइकोपैथोलॉजी की साइंटिफिक स्टडी डेवलप हुई, क्योंकि बहुत सालों तक चिल्ड्रन और एडल्ट्स की नीड्स को, उनकी एबिलिटीज़ को डिफरेंट कंसिडर नहीं किया जाता था। तो 1900s में फिर चिल्ड्रन की नीड्स और उनकी एबिलिटीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाने लगा। देन DSM में भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया, बट DSM-1 और DSM-2 में चाइल्ड प्रॉब्लम्स को एडल्ट डिसऑर्डर्स की एक एक्सटेंशन कंसिडर किया जाता था। लेकिन DSM-3 जब डेवलप हुई तो उसके बाद से फिर चाइल्ड डिसऑर्डर्स की एक अलग से कैटेगरी डेवलप की गई। उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज़ आए कि पेडियाट्रिक्स और क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स तमाम चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पा रहे थे। देन पेडियाट्रिक साइकोलॉजी की फील्ड इमर्ज हुई। उसके बाद पेडियाट्रिक साइकोलॉजी की एक सोसाइटी भी बनाई गई और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में भी इसको एज एन ऑफिशियल डिवीज़न ऐड किया गया। अब जो साइकोलॉजिस्ट चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को डील करते हैं, उनका एम्फसाइज जो होता है वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव पे होता है। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी एरिया ऑफ डेवलपमेंट में डेविएशन आ जाए तो उसकी वजह से बच्चों में बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो पेडियाट्रिक और क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बच्चों को एज एन एडल्ट डील नहीं करते, बल्कि उनके डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए उनको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट का फोकस रेजिलिएंट चिल्ड्रन पे भी होता है कि किस तरह से एक बच्चा अपने डेवलपमेंटल आउटकम्स को अचीव कर लेता है, एडवर्सिटी को ओवरकम कर लेता है। फिर उन फैक्टर्स को स्टडी किया गया जो कि रेजिलियंस के साथ एसोसिएटेड हैं और उन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी स्टडी किया गया, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का जो डेवलपमेंटल आउटकम होता है वो नेगेटिव होता है। अब पेडियाट्रिक और क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, तो उसमें आ जाती हैं असेसमेंट, इंटरवेंशन, प्रिवेंशन एंड कंसल्टेशन। और इन एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ जनरल इश्यूज़ भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एपिडेमोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट को यह आइडिया होना चाहिए कि स्पेसिफिक एज ग्रुप्स में कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक बच्चा है जो कि घर पे खामोश रहता है बट अपने फ्रेंड्स में वो खुश रहता है, तो साइकोलॉजिस्ट को सिचुएशन स्पेसिफिक बिहेवियर्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्लिनिशियंस समटाइम्स जब बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते कि एक्चुअल में क्लाइंट है कौन, बच्चा है या फिर उसके पेरेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। तो कैंपबेल के अकॉर्डिंग जब क्लिनिशियन चिल्ड्रन और फैमिलीज़ को डील कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो एडल्ट्स में, उनके पेरेंट्स में 3 प्रॉब्लम्स को डिटर्मिन करें कि क्या ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, दैट इज़ इंटॉलरेंस, इग्नोरेंस एंड मिसकंसेप्शन। तो इससे साइकोलॉजिस्ट को आइडिया हो जाता है कि उसने चिल्ड्रन को डील करना है या फिर उनके पेरेंट्स को डील करना है। इसके अलावा डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं।
और चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स और एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, शाइनेस और सोशल विथड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, लाइक मूड डिसऑर्डर में या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर में जैसे होता है। और एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर में एग्रेसिव बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर और कंडक्ट डिसऑर्डर आ जाता है। अब आ जाती है असेसमेंट। तो चाइल्ड असेसमेंट को अगर देखा जाए तो ये अडल्ट असेसमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को डील करते वक्त बहुत से दूसरे लोगों से भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, जैसे कि उनके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स, सोशल वर्कर्स, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस एक्सेट्रा। इसके अलावा असेसमेंट स्टार्ट करने के लिए पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे से भी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसके साथ एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप बनाया जा सके। और बच्चों को असेस करते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि उनके प्रॉब्लम के नेचर और सिवियरिटी को अंडरस्टैंड करना। अब असेसमेंट स्टार्ट करने के बाद साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स से भी इंटरव्यू लेते हैं और बच्चों से भी इंटरव्यू लेते हैं। पेरेंट्स से इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है ताकि उन बच्चे के बिहेवियर, इवेंट्स और सिचुएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को अंडरस्टैंड किया जा सके और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की एक बेसिस इस्टेब्लिश की जा सके। और बच्चों से इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चे ख़ुद साइकोलॉजिस्ट को अपनी स्टोरी अपनी वर्डिंग्स में बता सकें। उसके बाद बच्चों की बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की जाती है और जब भी पॉसिबल हो तो स्कूल्स में या घर पे उनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी की जाती है। बेसिकली चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को असेस करते वक्त जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया जाता है वो है बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम BCS, जो कि पीटरसन ने 1971 में डेवलप किया था, जो कि एग्रेशन और नॉन कंप्लायंस प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं ताकि उनकी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट और एकेडमिक डेफिसिट को मेजर किया जा सके। फिर बच्चों की पास्ट लर्निंग को असेस करने के लिए उन पे बहुत से अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए उन पे प्रोजेक्टिव टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। TAT और रॉर्शक मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक और ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बच्चों की न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के साथ साथ उनकी फैमिली असेसमेंट भी की जाती है।